वेलकम बैक स्टूडेंट्स। नमस्ते प्यारे बिहार बोर्ड के छात्र छात्राओं। गियर अप मीन्स दिस इज देखो, गियर गियर अप टू गेट सेल्फ डिपेंडेंट। तो बच्चों, मैं हूं आपका टीचर विवेक तापड़िया और ये है चैनल फिजिक्स इन लाइफ एंड लाइफ। हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे बिहार बोर्ड में प्रीवियस ईयर्स में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं, रिपीटेडली पूछे गए हैं, बारंबार पूछे गए हैं, उन सवालों और उनके हल यानी उनके सॉल्यूशंस, उनको हम डिस्कस कर रहे थे बच्चों। तो 3 यूनिट हम तैयार कर चुके हैं। अब बारी है चौथी यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। सो स्टार्टिंग विद ईएमआई एंड एसी, इसका सिलेबस देख लेते हैं बिहार बोर्ड के हिसाब से। यूनिट नंबर 4 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये होता क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। फैराडे ने क्या नियम दिया इसके बारे में। इंड्यूस्ड ईएमएफ यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल, एंड करंट प्रेरित धारा। तो इनके व्यंजक, इनके एक्सप्रेशंस हम कैसे निकालते हैं। लेंज का नियम, लेंजेस लॉ। एडी करंट्स, एडी करंट्स जो है भंवर धारा हम बोलते हैं, एडी बोलते हैं भंवर को, भंवर धाराएं क्या होती हैं, फोकाल्ट ने इनके बारे में बात की थी। सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन है ना, मिसिंग है बच्चों यहाँ पर, सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन यानी स्वप्रेरण एवं अन्योन्य प्रेरण। सेल्फ होता है स्व और म्यूचुअल होता है अन्योन्य। तो एक ही कुंडली में अगर हो रहा है एक कॉइल में तो सेल्फ इंडक्शन, दो कॉइल से तो म्यूचुअल इंडक्शन। नीड फॉर डिस्प्लेसमेंट करंट यहां इन्होंने लिख दिया है। एक्चुअल में नीड फॉर डिस्प्लेसमेंट करंट जो है ये किस में आएगा, ईएमडब्ल्यू में आएगा। तो ऐसी गलतियां हैं नेट पर जो दिया हुआ है मटेरियल उसमें, तो इसलिए मैंने इनको डिस्कस करना और बिना करेक्शन के, जो बोल के मैं करेक्ट करा रहा हूँ, इसमें मैंने करेक्शन अपनी तरफ से नहीं किया। अल्टरनेटिंग करंट्स, प्रत्यावर्ती धाराएं, पीक एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज। तो हमें उच्चतम मान, पीक उच्चतम मान, और वर्ग माध्य मूल मान, आरएमएस रूट मीन स्क्वायर, वर्ग माध्य मूल मान निकालना है किसका, प्रत्यावर्ती धारा एवं वोल्टता का। रिएक्टेंस एंड इम्पिडेंस, तो इम्पिडेंस जो है वो है प्रतिबाधा, और प्रतिबाधा के अलावा रिएक्टेंस यहाँ पर है प्रतिघात। ठीक है, हिंदी टर्म्स मैं बोल रहा हूँ साथ में, तो प्रतिघात एवं प्रतिबाधा। तो इसको दिखाते हैं हम सिंबल कैपिटल एक्स से और कैपिटल जेड से। एलसी, तो इंडक्टर है यानी एक प्रेरकत्व है और एक संधारित्र है एलसी। ऑसिलेशंस, तो ये एक ही टॉपिक है एलसी ऑसिलेशंस। तो होता क्या है, जब हम एक आवेशित संधारित्र को, चार्ज कैपेसिटर को जोड़ देते हैं एक कुंडली से, प्रेरण कुंडली से, तो ऊर्जा का आदान प्रदान होता है दोनों के बीच में, एनर्जी गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन टू द अदर। तो चुंबकीय ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है, विद्युत ऊर्जा चुंबकीय ऊर्जा में परिवर्तित होती है, ऐसा देखने को मिलता है एलसी ऑसिलेशंस में। तो मैग्नेटिक टू इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक टू मैग्नेटिक, ये कन्वर्जन्स होते हैं। क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट ओनली, यानी हमें इसकी गणनात्मक डिटेल्स में नहीं जाना है, न्यूमेरिकल डिटेल्स में नहीं जाना है, सिर्फ समझना है कम या ज्यादा इस रूप में। एलसीआर सीरीज सर्किट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ का, रेजोनेंस यानी अनुनाद की अवस्था। तो एक ऐसा परिपथ जिसमें प्रेरकत्व लगा रहेगा एल, संधारित्र लगा रहेगा सी, प्रतिरोध लगा रहेगा आर, तीनों श्रेणी क्रम में लगे रहेंगे। आपके सिलेबस में सिर्फ श्रेणी परिपथ है यानी सीरीज सर्किट है, पैरेलल सर्किट नहीं है। पावर इन एसी सर्किट्स, जो शक्ति है उसका क्या होता है प्रत्यावर्ती धारा परिपथों में, क्योंकि डीसी सर्किट में, दिष्ट धारा परिपथों में तो आपने देखा है कि जो शक्ति है वो वोल्टता एवं धारा के गुणनफल के तुल्य होती है, यानी इट इज प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। वॉटलेस करंट, स्पेलिंग गलत है बच्चों, ठीक है, स्पेलिंग इज रॉन्ग हियर। तो ये कुछ गलतियां हैं यहाँ पर जिसको मैंने सही नहीं किया है। वॉटलेस करंट ये गलत आ गया यहाँ पे, नीड फॉर डिस्प्लेसमेंट करंट।
ओके, एसी जनरेटर एंड ट्रांसफॉर्मर। अब मैं इसमें स्पेसिफिकली मार्क करना चाहूंगा ट्रांसफॉर्मर को। ये वो टॉपिक है बच्चों जो हर साल बिहार बोर्ड में बिना किसी ब्रेक के पूछा जाता है। तो ट्रांसफॉर्मर पर क्वेश्चन मिलना तय है। क्वेश्चन 1 नंबर का हो सकता है, 2 नंबर का हो सकता है, 5 नंबर का हो सकता है, पर क्वेश्चन मिलना तय है ट्रांसफॉर्मर पर। तो ट्रांसफॉर्मर पक्के से तैयार करना है बच्चों। अच्छा, एनसीईआरटी में क्या उठाना है, देखो एनसीईआरटी को कैसे तैयार करोगे। ये गाइडलाइंस हैं, इसके हिसाब से तुम एनसीईआरटी को तैयार करोगे। तो दीज आर दी गाइडलाइंस। फिगर के बारे में, आर का मतलब रीड है, एल का मतलब लर्न यानी लिखकर तैयार करना है। टेबल जो है, अगर एल लिखा हुआ है तो टेबल का जो डेटा है वो काम का है बच्चों, उसको तैयार करना है आपको। ब्लू बॉक्स में जो डिटेल दी हुई है, अगर एल लिखा है तो उस ब्लू बॉक्स को अच्छे से तैयार करें। सिर्फ आर लिखा है तो एक बार पढ़कर छोड़ सकते हैं, उसमें कोई खास बात नहीं है। आर जहां पर भी लिखा है एक बार पढ़कर आप छोड़ सकते हैं, पर जहां आई या एल है उन पर आपको विशेष ध्यान देना है। आई पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि आने की सबसे ज्यादा संभावना है। सी स्टैंड्स फॉर कंसेप्चुअल। ओके, एन जहां आ गया वो न्यूमेरिकल है बच्चों, सी एन कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल है। तो हमारा विशेष फोकस रहेगा इम्पोर्टेंट पर। तो ये आपको अच्छे से तैयार करने हैं एनसीईआरटी में, जहां जहां भी आई लग गया है। मैंने दोनों चैप्टर कवर कर दिए, चैप्टर 6 एंड चैप्टर 7 फ्रॉम एनसीईआरटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। तो ये दोनों चैप्टर्स में आपकी एनसीईआरटी तैयार हो जाएगी अगर आप इन गाइडलाइंस को अच्छे से फॉलो करते हैं। तो इन गाइडलाइंस को आप अच्छे से फॉलो करें, एनसीईआरटी आपकी पूरी तैयार हो जाएगी। एक्सरसाइज के लिए भी एक एक क्वेश्चन के लिए यहाँ पर पूरी गाइडलाइन उपलब्ध है कि उसका आपको क्या करना है। खाली रीड करना है, एनालाइज करना है कि वो क्या कहना चाहता है, या पूरा पक्का तैयार करना है। एक बार लिखकर, 2 बार लिखकर तैयार करना है तो एल है। दीज आर एनसीईआरटी गाइडलाइंस। अब हम उन सवालों पर चलते हैं जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिन्हें की आपको एक नजर देख लेना चाहिए। सो हियर इज द चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट्स। ये है अध्याय विद्युत चुंबकीय प्रेरण एवं प्रत्यावर्ती धारा। पहला सवाल जो सबसे ज्यादा पूछा गया है, विद द हेल्प ऑफ ए नीट एंड लेबल्ड डायग्राम, नामांकित चित्र, स्वच्छ चित्र के द्वारा समझाएं, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर, कि एक ट्रांसफॉर्मर किस प्रकार से कार्य करता है। गली मोहल्लों में ट्रांसफॉर्मर आपने बाहर लगे हुए देखे हैं बच्चों, ये होते हैं कौन से, अपचाई ट्रांसफॉर्मर यानी स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर ये होते हैं। मेंशन डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉसेस इन ए ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर में कौन कौन सी हानियां होती हैं बच्चों। ये आरबीएसई का भी सवाल है, ये सीबीएसई का भी सवाल है, ये बिहार बोर्ड का भी सवाल है। ये वो सवाल है जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो ट्रांसफॉर्मर एक उपकरण है which converts low alternating voltages at high alternating current into high alternating voltages at low alternating current। बच्चों, शक्ति में रूपांतरण नहीं कर सकता है ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर फिल्म भी आपने देखी होगी, तो ट्रांसफॉर्मर उसमें आपने देखा गाड़ियां बदल जाती है रोबोट में। तो वैसे ही ट्रांसफॉर्मर यहाँ पर क्या कर सकता है, उच्च वोल्टता को यानी हाई वोल्टेज को स्टेप डाउन कर सकता है, निम्न कर सकता है, निम्न वोल्टता में परिवर्तित कर सकता है, और निम्न वोल्टता को यानी लो वोल्टेज को स्टेप अप कर सकता है, यानी ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर ऐसा काम करेगा उच्च वोल्टता में, वाइस वर्सा। इट डज नॉट वर्क वेल ऑन डीसी, ये भी सवाल बनता है। तो आपसे पूछा जाता है क्या दिष्ट धारा के साथ कार्य करेगा ट्रांसफॉर्मर, तो जवाब है नहीं। डीसी के साथ ट्रांसफॉर्मर काम नहीं करता, ये सिर्फ एसी पर वर्क करता है। अगर डीसी के साथ आपको काम करवाना है, जैसे कि आपने ऑब्जर्व किया तो बाजार में आती करंट बुक खोलो, झटका लगता है, करंट वाला पेन आता है, ढक्कन खोलो, शॉक लगता है। तो बच्चों, वो ट्रांसफॉर्मर का ही कमाल है, और वहां सेल से वो चल रहा है, डीसी पर चल रहा है, पर उसके लिए क्या करना पड़ता है, बार बार सर्किट को ऑन ऑफ करवाना पड़ता है। वहां पर कोई ना कोई ऐसी किताब में पत्ती लगी होती है जो ऑन ऑफ टच होती है, फिर डिस्कनेक्ट होती है। कुल मिलाकर परिवर्तन चाहिए। तो जब भी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स गेट चेंज, क्या होगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा, यानी ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, और अगर परिपथ पूर्ण है, सर्किट कंप्लीट है, तो धारा प्रवाहित हो जाएगी। इसका सिद्धांत क्या, ट्रांसफॉर्मर जो है अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन
It states that if magnetic flux changes in primary coil, then EMF induced या EMF get induced in the secondary coil. तो ऐसा होगा, EMF सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस हो जाएगा। तो ये ट्रांसफार्मर के काम करने का तरीका। कंस्ट्रक्शन में हम दिखाएंगे, ये है लैमिनेटेड कोर यानी पटलित क्रोड, हिंदी में कहते हैं पटलित क्रोड, लैमिनेटेड परतदार। ये है प्राथमिक कुंडली, प्राइमरी कॉइल, यहाँ से हम इनपुट लगाते हैं जो कि AC इनपुट होता है, AC सिंबल हम बना सकते हैं। सेकेंडरी कॉइल, यहाँ से हम आउटपुट लेते हैं। तो ये ट्रांसफार्मर है। बच्चों इस चित्र को बनाने की आपको प्रैक्टिस करनी है। चित्र बनाना बड़ा आसान है, मैं बनाकर आपको दिखा देता हूं। ये वाला चित्र आपको ट्रांसफार्मर का सुंदर सा चित्र कैसे बनाना है। सबसे पहले आप बनाएंगे एक आयत, ड्रॉ ए रेक्टेंगल, यू हैव टू ड्रॉ ए रेक्टेंगल। और इस आयत को बनाने के बाद इसको आप कर देंगे डबल वॉल्ड, यानी एक और लाइन खींचकर जैसे खिड़की का फ्रेम होता है वैसा आप दिखाएंगे। और ये दिखाने के बाद अब हम इसमें लगाएंगे 3D इफेक्ट, त्रिआयामी प्रभाव। 3D इफेक्ट मींस हमें दिखाना है कि क्रोड पतलित है। तो जिन्होंने वीडियो लेक्चर्स देखे हुए उनको पता है, मैंने बनाना सिखाया बच्चों रेगुलर वीडियो लेक्चर्स में। जो कोर्स के लेक्चर्स हैं ये तो हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे हैं। तो मेरी कोशिश है कि, और इस चैनल का उद्देश्य भी यही है, इसी उद्देश्य से चैनल खोला है मैंने, जो ज्यादातर लोग दुनिया में आपको डिपेंडेंट बनाते हैं, यानी उन पर निर्भरता बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तभी तो व्यापार चलेगा। पर मेरी कोशिश है आपको आत्मनिर्भर बनाने की, सेल्फ डिपेंडेंट। तो सारी चीजें उसी के हिसाब से है कि प्रोसेस ही अगर आपको सिखा दिया जाए, तो एनसीईआरटी रीड अलोंग एक्सरसाइज भी जो चल रही है वो इसी उद्देश्य के तहत चल रही है कि किताब पढ़ना बच्चों को आ जाए। फिर चाहे वो कोई सा भी सब्जेक्ट हो, बच्चों को जब किताब पढ़ना आ गया, किताब से कैसे क्या एक्सट्रैक्ट करना है वो आ गया, क्वेश्चन आंसर्स कौन से कैसे कहाँ से पढ़कर समझना है वो आ गया, तो खुद से पढ़ सकते हैं, खुद से समझ सकते हैं, उसके लिए फिर किसी की जरूरत नहीं है। ओके, तो ये हमने डायग्राम में त्रिआयामी प्रभाव 3D इफेक्ट लगाया। अब हमको यहाँ पर दिखानी है कुंडली। तो प्राथमिक कुंडली हम इस तरह से दिखा सकते हैं। दो तरीके हो सकते हैं कुंडली को दिखाने के। एक तरीका ये है, इससे ऐसा लग रहा है जैसे तार इसके चारों ओर लिपटा हुआ है, और इधर से ये दूसरा सिरा आ गया, और यहाँ पर हम दिखा देंगे प्रत्यावर्ती धारा स्रोत। खुला भी छोड़ सकते हैं और इसके चारों तरफ हम गोला भी बना सकते हैं। ये हो गया वोल्टेज इनपुट, इनपुट वोल्टेज। और जो द्वितीय कुंडली सेकेंडरी कॉइल बनानी है, इसको हम इधर दिखा सकते हैं। ये भी एक तरीका है कुंडली को दिखाने का, कुंडली इस पे लिपटी हुई। तो यहां से हम आउटपुट लेंगे, आउटपुट वोल्टेज, वो भी प्रत्यावर्ती यानी अल्टरनेटिंग नेचर का होगा। फिर नेमिंग कर देंगे, आप यहां पर लिख देंगे क्या है, पटलित क्रोड है, तो ये है लैमिनेटेड कोर। तो इस तरह से आपको चित्र बनाने की प्रैक्टिस करनी है बच्चों, दिस इज रिक्वायर्ड। इसमें चुंबकीय फ्लक्स जो है, प्राथमिक कुंडली जो चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करती है, प्राइमरी कॉइल जितना भी मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस कर रही है वो इस कोर के द्वारा, इस क्रोड के द्वारा संबंधित हो जाता है द्वितीयक कुंडली से। वर्किंग समझा देंगे, थ्योरी समझा देंगे, इसके लिए आप डिटेल में जा सकते हैं मेरे लेक्चर्स में, वहां पे आपको मिल जाएगा। किताब से पढ़ के खुद भी समझ सकते हैं, और नहीं तो यहाँ से स्क्रीन को फ्रीज करके आप नोट कर सकते हैं। ट्रांसफार्मर के प्रकार, स्टेप अप स्टेप डाउन, यानी उच्चाई एवं अपचाई, उसमें फेरों की संख्या में या घेरों की संख्या में जो संबंध होता है वो आपको पता होना चाहिए। और इसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, और इसको हम दिखाते हैं स्मॉल के से। तो स्मॉल के यहाँ पर होता है बच्चों ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। एक जो गलती बच्चों से हो जाती है वो ध्यान रखना है आपको, आपको नहीं करनी है। अगर मैं स्मॉल के से दिखा रहा हूँ ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो,
रूपांतरण गुणांक। तो ये होता है बच्चों सेकेंडरी टू प्राइमरी, NS अपॉन NP। पहले द्वितीय कुंडली और फिर प्राथमिक कुंडली। ट्रांसफार्मर के उपयोग, लॉसेस क्या क्या होते हैं, फ्लक्स लॉस, कॉपर लॉस यानी फ्लक्स क्षति, ताम्र क्षति, लोह क्षति, या इसको क्रोड क्षति भी कहते हैं हम। तो आयरन लॉस दो प्रकार का होता है बच्चों, एक तो हिस्टेरिसिस की वजह से होता है, हिस्टेरिसिस लॉस, और दूसरा जो होता है वो होता है अगर हम सॉफ्ट आयरन का इस्तेमाल ना करें, मतलब सॉफ्ट आयरन का इस्तेमाल करके तो हम हिस्टेरिसिस लॉस बचाते हैं। दूसरा वो जो होता है एडी करंट लॉस होता है, यानी भांवड़ धारा क्षति, जिसका नाम यहाँ पर नहीं लिखा गया है, यहाँ उसको आयरन लॉस के नाम से दिखाया गया है। एक्चुअल में हिस्टेरिसिस लॉस यानी शैथिल्य ह्रास और भंवड़ धारा क्षति यानी एडी करंट लॉस पार्ट है किसके, कोर लॉस भी बोलते हैं इसको, क्रोड में होने वाली क्षति क्रोड क्षति या आयरन लॉस, तो उसके दो पार्ट। हमिंग लॉस ट्रांसफार्मर आवाज करता है बच्चों, उसकी वजह से कुछ ऊर्जा की क्षति होती है। इसकी दक्षता, उसके लिए व्यंजक व्युत्पन्न करना आपको आना चाहिए, एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर। तो ये दक्षता के लिए व्यंजक है। कोई भी ट्रांसफार्मर 100% दक्ष नहीं हो सकता, एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती ट्रांसफार्मर की, हमेशा 100% से कम रहेगी। वाई द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर इज लैमिनेटेड, जिससे कि एनर्जी लॉस जो एडी करंट्स की वजह से हो रहा है, भंवड़ धारा क्षति जो है वो कम हो जाए। लैमिनेशन की वजह से भंवड़ धाराओं के परिपथ टूट जाते हैं, तो कम भंवड़ धारा उत्पन्न हो पाती है। डिफाइन मैग्नेटिक फ्लक्स, राइट इट्स एसआई यूनिट। तीसरा प्रश्न है, चुंबकीय फ्लक्स को परिभाषित कीजिए। ये सिर्फ स्टेट बोर्ड में आएगा बच्चों। अच्छा, सीबीएसई में आता तो है, तो वहां ध्यान क्या रखना है, बच्चे जो गलती करते हैं ध्यान रखना है, जब इसका एसआई मात्रक पूछते हैं तो बच्चे वहां गड़बड़ कर देते हैं, वो लेके आते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, जब पूछते हैं उल्टा हो जाता है। सीबीएसई में ज्यादातर विद्युत फ्लक्स पूछते हैं, तो विद्युत फ्लक्स पूछते हैं तो वहां पर भी वेबर लेके आते हैं, क्योंकि एक एक है ना सिंगल वर्ड है। तो वेबर जो है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है, वेबर इज यूनिट फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स, नॉट फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए वोल्ट इंटू मीटर या न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, तो ध्यान रखें। फ्लक्स की इमेज में ऑलरेडी दे चुका हूं आपको, फ्लक्स की इमेज आपके माइंड में सेट हो गई होगी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लिंक कर सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स से और ल्यूमिनस फ्लक्स से। नेम द एनर्जी लॉसेस इन ट्रांसफार्मर, नाम लिख देंगे खाली जब डिस्क्रिप्शन नहीं पूछा है। राइट लेंजेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो लेंज ने दिशा की बात की थी कि जो प्रेरित धारा एवं प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है, इंड्यूस करंट एंड इंड्यूस डीएमएफ, उनकी डायरेक्शन इस तरह से होती है कि उसी कारण का विरोध करते हैं जिसकी वजह से वो अस्तित्व में आए हैं, यानी जैसे जिस थाली में खाना उसी में छेद कर दें, मुहावरे में बात करें। तो इस ऋण चिन्ह की व्याख्या इन्होंने की थी, नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है वो बताया। क्वेश्चन नंबर 6 से डिफाइन एंड डिड्यूस द जनरल एक्सप्रेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इन द केस ऑफ करंट कैरिंग सॉलोनॉइड, प्रूव दैट M12 इक्वल टू M21 इक्वल टू। तो ये आप तैयार कर सकते हैं, यहाँ से भी एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। ये केवल उसी स्थिति में होगा जब फ्लक्स में कोई क्षति नहीं हो रही है, देयर इज नो फ्लक्स लॉस, इन दैट केस इट इज पॉसिबल ओनली कि M12 M21 के बराबर हो जाए, अदरवाइज ये दोनों बराबर नहीं होते। हम यहाँ मान के चल रहे हैं कि फ्लक्स में कोई क्षति नहीं है, तो उसको प्रूव करने का तरीका आप यहाँ से देख सकते हैं कि एक कुंडली में हम एक कॉइल में जब करंट पास कर रहे हैं तो दूसरी कुंडली यानी दूसरी कॉइल से रिलेटेड चुंबकीय फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, और उसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, विद्युत वाहक बल प्रेरित हो रहा है, और उसकी वजह से विद्युत धारा उसमें उत्पन्न हो जाएगी अगर परिपथ पूर्ण है। अगर सर्किट कंप्लीट है तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो जाएगी, इंड्यूस करंट फ्लो हो जाएगी। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस को हम परिभाषित कर सकते हैं, फिर इंडक्टेंस की ऐसा यूनिट। अच्छा, म्यूचुअल इंडक्टेंस में यहाँ ऐसा यूनिट के लिए हमने एल यूज कर लिया, सेल्फ इंडक्टेंस। तो सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों की ऐसा यूनिट सेम होती है। वेबर पर एम्पियर भी कह सकते हैं इसको आप, उसको हेनरी पर मीटर, सॉरी हेनरी में नाप सकते हैं, है ना, हेनरी के इक्विवेलेंट है वेबर पर एम्पियर, उसको हेनरी हम कहते हैं। हेनरी ने भी प्रयोग किए थे फैराडे के बाद या फैराडे के साथ।
सॉलिनॉइड के लिए कैसे सिद्ध करेंगे वो यहाँ पर सिद्ध किया हुआ है। सॉलिनॉइड के लिए चुंबकीय क्षेत्र, परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र होता है म्यू 0 Ni। तो पहली की वजह से, फिर दूसरी की वजह से, तो वो आप इसे चलाकर देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं स्क्रीन को रोककर। चित्र ये वाला भी बना सकते हैं। एनसीईआरटी में जो चित्र है वो थोड़ा सा क्लिष्ट है, यानी थोड़ा कठिन है बनाने में। तो ये वास्तव में क्या बनाया हुआ है इसको आप ऐसे समझें। यहाँ पर तो क्या है, लंबवत काट क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी इक्वल ले लिया है। जरूरी नहीं है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिफरेंट लेकर भी हम इसको डिराइव कर सकते हैं। तो दिखाने का जो तरीका बच्चों ये है, एक परिनालिका जिसको मैं S1 से दिखा सकता हूँ आसान तरीके से, और ये है दूसरी उसके अंदर। तो ये जो डायग्राम है कुछ इस तरह का है। तो मैं डिटेल में नहीं जा रहा, वीडियो लंबा हो जाएगा। जिन लोगों को यहाँ से प्रैक्टिस करनी है वो वीडियो रोक रोक कर स्टेप्स को लिखें और उसके बाद प्रैक्टिस कर लें। किताब से भी कर सकते हैं और नोट से भी कर सकते हैं। निष्कर्ष यह है, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ प्राइमरी विद रिस्पेक्ट टू सेकेंडरी कॉइल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सेकेंडरी कॉइल विद रिस्पेक्ट टू प्राइमरी। प्राथमिक का जो अन्योन्य प्रेरण है द्वितीयक के सापेक्ष, वो द्वितीयक के अन्योन्य प्रेरण जो प्राथमिक के सापेक्ष उसके तुल्य होगा, M12 इक्वल टू M21 इक्वल टू M। फिर आपसे पूछा है डिफाइन इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी प्रेरणिक प्रतिघात XL को परिभाषित कीजिए। राइट इट्स एसआई यूनिट एंड डायमेंशन, इसका एसआई मात्रक और उसके लिए विमाएं भी व्युत्पन्न कीजिए, यानी विमाएं भी निकालनी। तो हम कर सकते हैं। इट इज इफेक्टिव ऑपोजिशन, जो प्रभावी विरोध है, ऑफर्ड बाय एन इंडक्टर, जो कि एक प्रेरण कुंडली प्रस्तुत करती है, टू द फ्लो ऑफ करंट, धारा के प्रवाह के प्रति, उसी को हम बोलते हैं प्रेरणिक प्रतिघात। इसका जो एसआई मात्रक है बच्चों वो है ओम, और इसकी डायमेंशन हम निकाल सकते हैं सूत्र से। पहले सूत्र लिखें फिर उससे डायमेंशन निकाल सकते हैं, ओमेगा एल से भी निकाल सकते हैं। और दूसरे, या हम ऐसे बोले कि ओम की जो डायमेंशन होगी वही इसकी होगी। आप चाहें तो प्रतिरोध की डायमेंशन विमाएं निकालें, वो इसी के तुल्य होंगी। आप चाहें तो प्रतिघात के निकालें, आप चाहें तो प्रतिबाधा के निकालें, तीनों के विमाएं तुल्य होंगी क्योंकि तीनों की इकाई समान है। डिफाइन मीन वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी, काइंडली मेंशन देयर एक्सप्रेशन ओनली। तो आप माध्य मान प्रत्यावर्ती धारा का और वर्ग माध्य मूल मान, उनकी परिभाषा लिखेंगे, उनके एक्सप्रेशन, उनके व्यंजक लिखेंगे, उनके मान लिख देंगे, जो शिखर धारा है उसके पदों में, यानी इन टर्म्स ऑफ पीक वैल्यू ऑफ करंट यू हैव टू राइट एवरेज वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। स्टेप अप ट्रांसफार्मर को इस्तेमाल कर रहे हैं हम 120 वोल्ट की लाइन पर। 120 वोल्ट वहां पर आ रहा है, ये पोटेंशियल डिफरेंस विद्युत विभव प्रस्तुत कर रहा है इसके लिए, ट्रांसफार्मर के लिए 2400 वोल्ट। प्राथमिक में 75 घेरे हैं, तो कितने घेरे द्वितीयक में होंगे। हमें जो द्वितीयक से आउटपुट चाहिए, निर्गत वोल्टता चाहिए, तो आउटपुट वोल्टेज हमको चाहिए 2400। तो कुल मिलाकर हमें स्टेप अप करना है। ईपी गिवन डेटा अगर हम लिखते हैं, दिया है कि ईपी 120 वोल्ट, ईएस 2400 वोल्ट। एनपी आपको 75 टर्न दिया है, तो एनएस निश्चित रूप से 75 से ज्यादा होंगे तभी यह संभव होगा। तो हम सूत्र लगाते हैं ईएस अपॉन ईपी इक्वल टू एनएस अपॉन एनपी, और यहां से हम एनएस निकाल लेते हैं 1500। फिर आपसे पूछा है एडी करंट्स क्या है, भंवर धाराएं क्या है। तो 1875 में फोकाल्ट ने ये प्रेक्षित किया था, ऑब्जर्व किया था, दैट व्हेन ए मेटल प्लेट इज केप्ट इन वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड, परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में जब किसी धातु के ब्लॉक को या धातु की प्लेट को, पट्टिका को रखा जाता है, करंट्स इंड्यूस इन द प्लेट व्हिच आर ऑफ वेल्डिंग नेचर। अब यहाँ जो समझने की बात है ये महत्वपूर्ण है बच्चों, इसमें आपको घुमाया जाता है, कंपटीशन में भी ये सवाल आ जाता है। कैसे घुमाते हैं देखो। वो कहते हैं कि ये जो भंवर धाराएं हैं, मान लीजिए ब्लॉक है, आयताकार ब्लॉक है, तो भंवर धाराएं इसके आकार के अनुरूप, आपसे चित्र बनाकर पूछा जाता है प्रश्न बच्चों, और बिहार बोर्ड में पूछ सकते हैं आपसे घुमाने, इस प्रकार की होंगी, यानी
इसके आयताकार प्रकार को मैच करते हुए या इस प्रकार की होंगी, टाइप ए और टाइप बी। तो आपका जवाब है बी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका आकार प्रकार कैसा है, भंवर धाराएं हमेशा भंवर के रूप में होंगी। भंवर, भंवर। एक टाइम था मैक्सिमम लोगों के नाम होते थे भंवर लाल जी, व्यक्तियों, पुरुषों। ओके। For an alternating current, find the expression for the average power. माध्य शक्ति के लिए हमें व्यंजक प्राप्त करना है एसी में, तो ये डिराइव करना है। अब आपको पता है वैसे तो एवरेज वैल्यू जो होती है फुल साइकिल के लिए 0 होती है एसी की, तो पूर्ण जो चक्र है उसके लिए लेंगे तो 0 आनी है, पर हम उसको तो लिखेंगे ही, साथ में हम अर्ध चक्र के लिए इसको प्राप्त करेंगे। तो ये व्यंजक व्युत्पन्न करने का तरीका एक यहाँ पर है, एक तरीका मैंने करवा रखा है नोट्स में, जो भी आपको अच्छा लगे। तो यहाँ पर एवरेज पावर का एक्सप्रेशन निकाला हुआ है, ठीक है, वर्चुअल पावर इनटू पावर फैक्टर के बराबर, यहाँ पे cos फाई आ गया। डिफाइन एन इंडक्टर, गिव इट्स सिंबल। प्रेरण कुंडली को परिभाषित कीजिए, उसका जो सर्किट सिंबल है यानी परिपथ चिन्ह वो बनाइए। तो ये परिपथ चिन्ह है उसका। इसमें भी कई बच्चे गलती जो करते हैं वो क्या करते हैं, मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। यहाँ पे ध्यान नहीं रहता, भूल जाते हैं, ज्यादा प्रैक्टिस नहीं होती, प्रतिरोध बना के आ जाते हैं। ये प्रेरण कुंडली नहीं है, ये तो प्रतिरोध है, ठीक है, प्रेरण कुंडली नहीं है। प्रेरण कुंडली ऐसे बनाएंगे, प्रतिरोध के स्थान पर ये नहीं बनाना, ये है प्रेरण कुंडली, ये प्रतिरोध नहीं है। तो दोनों में अंतर। इस तरह की गलतियां आपके सीनियर्स ने की है, इसलिए मैं आपको से पहले अवेयर करा रहा हूँ, पहले आपको सचेत कर रहा हूँ, सावचेत कर रहा हूँ, आपको ये गलती नहीं करनी। डिफाइन सेल्फ इंडक्टेंस, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इट। तो आपको एल को परिभाषित करना है। यहाँ पे बच्चे क्या गलती करते हैं वो समझ लीजिए। आपसे सेल्फ इंडक्टेंस पूछी है, कुछ बच्चे इसको फिनोमेना लिखे आते हैं कि ये घटना है। सेल्फ इंडक्शन घटना है, स्व प्रेरण एक घटना है, स्व प्रेरकत्व पूछा है, यहाँ पे स्व प्रेरकत्व पूछा है, तो वो है स्व प्रेरण गुणांक। स्व प्रेरकत्व और स्व प्रेरण गुणांक यानी सेल्फ इंडक्टेंस एंड कॉफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन बोथ आर सेम, और उसको हम दिखाते हैं कैपिटल एल से। तो यहाँ एल को परिभाषित करना है, आपको ये समझ लीजिए। जब भी एग्जाम में पूछी जाती है परिभाषा, स्व प्रेरण की नहीं पूछते हैं बच्चों, अन्योन्य प्रेरण की भी नहीं पूछते हैं, स्व प्रेरण गुणांक पूछते हैं, अन्योन्य प्रेरण गुणांक पूछते हैं, यानी सेल्फ इंडक्टेंस कैपिटल एल और म्यूचुअल इंडक्टेंस कैपिटल एम, वो पूछते हैं। डेफिनेशन बनाने का एक तरीका ये भी है कि वन वन करके हम डिफाइन कर सकते हैं। फैराडे सेकंड लॉ को यूज करके ईएमएफ के टर्म्स में भी हम इसको परिभाषित कर सकते हैं, विद्युत वाहक बल के पदों में भी इसे परिभाषित किया जा सकता है। जो तरीका है परिभाषा बनाने का, कि हम वन वन करके परिभाषित कर सकते हैं। कुछ राशियों को, भौतिक राशियों को एकांक कर देते हैं, तो बाकी को हम इक्वेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड डिस्कस लेंज करेक्शन। लेंज ने उसमें क्या सुधार किया था वो हमें बताना है। तो फैराडे ने जो है ऋण चिन्ह की व्याख्या नहीं की थी, कि वो जो नेगेटिव साइन आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है उसके एक्सप्रेशन में, इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी, ये फैराडे का लॉ था। तो लेंज ने बताया था कि भाई नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है, क्योंकि जो भी प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है उसकी ध्रुवता, उसकी पोलैरिटी, पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा इस प्रकार से होते हैं कि उसी कारण का विरोध करते हैं जिनके कारण वो अस्तित्व में आए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो लॉस कर दिया गया है बच्चों, इसकी फाइन डिटेल में पहले बता चुका अपने लेक्चर्स में, फिर भी मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। एक्चुअल में फैराडे ने एक ही नियम दिया है, पर जब एग्जाम में पूछ लेते हैं फैराडेज लॉज, लॉज पूछ लें, वो एक बार गलती हो गई थी, एमपी बोर्ड वाले टीचर्स थे। एक्चुअल में क्या है बच्चों, फैराडे ने दो नियम दिए हैं, केमिस्ट्री में आते हैं फैराडे के नियम, ठीक है, विद्युत अपघटन के नियम, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, तो वहां दो हैं, ईएमआई में सिर्फ एक है। पर उस कंफ्यूजन में कि वहां दो है तो यहाँ भी दो कर दिए गए। अब दो पूछ लिया गया सवाल में, तो उसका जवाब, क्योंकि अपने आप को हर इंसान चाहता है कि वो सही सिद्ध हो, गलत सिद्ध ना हो, तो एक बार गलती हो जाती है तो कुछ लोग तो हैं जो अच्छे होते हैं, जिनकी बुद्धि सही चलती है, वो अपनी गलती मानते हैं,
गलती मानते हैं तो गलती सही करने की गुंजाइश रहती है। कुछ लोग होते हैं गलती मानते नहीं हैं और गलत को ही सही साबित करने में तुल जाते हैं। तो वो परीक्षक ऐसा रहा होगा जो गलत को सही साबित हो, उसका प्रभाव उस समय बहुत अधिक रहा होगा। जैसे आपको पता है न्यूटन ने जो है, बात निकली है तो मैं बात कर लेता हूँ। न्यूटन ने, आपको पता है वो जब ध्वनि का वेग ज्ञात किया था तो न्यूटन ने मान लिया था कि परिवर्तन जो है कैसे होते हैं, समतापीय होते हैं, आइसोथर्मल चेंजेस आर देयर। 100 साल तक, न्यूटन के 100 साल बाद तक भी उसमें करेक्शन लगाने की किसी की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि न्यूटन का प्रभाव इतना अधिक था। उसके बाद लाप्लास ने उसमें करेक्शन लगाया, उसने संशोधन किया। क्या करेक्शन लगाया लाप्लास ने कि वो जो परिवर्तन होते हैं रुद्धोष्म होते हैं, फिर गामा का फैक्टर आया तो उससे फिर हमें, यानी गामा पी बाय रॉ, फॉर्मूला चेंज हो गया ध्वनि के वेग का। तो न्यूटन ने दिया था पी बाय रॉ। तो वैसा ही कुछ मान के चलिए, तो यहाँ अब 2 लॉ हो गए, 2 पूछे लॉस पूछे तो आपको फिर 2 पॉइंट में लिखना है। पहला पॉइंट ये हो गया, whenever there is a change in magnetic flux linked with a given coil and EMF get induced, जब भी कोई परिवर्तन होगा चुंबकीय फ्लक्स में, एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाएगा कुंडली में। तो ये क्वालिटेटिव है, गुणात्मक रूप से हमने परिभाषित किया। The induced EMF lasts as long as the magnetic flux linked with the coil changes। ये परिवर्तन, ये प्रेरित विद्युत वाहक बल केवल तब तक रहेगा जब तक परिवर्तन होगा। और सेकंड लॉ हमने बना दिया कि ये होगा कितना, तो ये होगा कितना, जो फ्लक्स के परिवर्तन की दर है उसके तुल्य होगा, नेगेटिव ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के बराबर होगा। तो यहाँ पर तो आप देख रहे हैं नेगेटिव साइन नहीं दिया है, बट द फैक्ट इज फैराडे के व्यंजक में जब भी हम देखेंगे नेगेटिव साइन वहां पे आएगा, एनसीईआरटी में भी नेगेटिव साइन है। हाँ, नेगेटिव साइन की व्याख्या इसने नहीं की थी, नेगेटिव साइन दिया था एक्सप्रेशन में, तो आप चाहें तो लिख सकते हैं नेगेटिव, यहाँ नहीं लगाएंगे तो भी कोई पूछने वाला नहीं। तो फैराडे ने कि करेक्शन के रूप में यहाँ नेगेटिव साइन को इंट्रोड्यूस किया है बिहार बोर्ड के इस पेपर में। तो अगर बिहार बोर्ड में सवाल आता है और करेक्शन पूछते हैं, लेंज करेक्शन, क्योंकि लेंज ने करेक्शन नहीं किया था, लेंज ने एक्चुअल में अपना नियम दिया था, पर जब पूछ लिया इस तरह से सवाल, हमें तो जैसा देश वैसा भेष, यानी सवाल जिस रूप में है उसी रूप में हमें जवाब प्रस्तुत करना है उसका। तो जब लेंज करेक्शन बोला तो हमने क्या किया, यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं लगाया और ये बताया कि नेगेटिव साइन लेंज ने लगाया, कि लेंज ने इसमें करेक्शन किया। अब तथ्य जैसे हैं वैसे हैं, मतलब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, हमें सवाल के हिसाब से चलना पड़ेगा, चाहे वो सही हो चाहे गलत। 15वां सवाल, स्टेट एंड एक्सप्लेन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर एन अल्टरनेटिंग करंट पासिंग थ्रू इंडक्टर एंड कैपेसिटर। तो कोई प्रेरण कुंडली है और एक संधारित्र है और हमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकालना है एसी, उसमें करंट कितनी पास हो। तो एसी थ्रू इंडक्टर एंड कैपेसिटर, तो आप ये मान के चलिए कि ये श्रेणी परिपथ है एलसी सीरीज सर्किट। तो एलसी सीरीज सर्किट में नेट ईएमएफ, इस पे इंडक्टर पर होने वाला ड्रॉप, विभवपात कहते हैं हिंदी में, ये संधारित्र पे होने वाला विभवपात, पोटेंशियल ड्रॉप ऑन कैपेसिटर। क्योंकि दोनों विपरीत कला में होते हैं, दे आर इन अपोजिट फेज, 180 डिग्री आउट ऑफ फेज, इसलिए नेगेटिव साइन, नेगेटिव इसमें आ रहा है। करंट बढ़ेगी, इलेक्ट्रिक चार्ज डिक्रीज होगा, ये लॉजिक है। तो यहां से आप इसको कॉपी कर सकते हैं। और अच्छा डेरिवेशन है, यूनिक है, ज्यादातर देखने को नहीं मिलता है बच्चों, तो स्टेप बाय स्टेप जाएं, इस डेरिवेशन को समझें। इक्वेशन 7 इज द सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इन क्यू, क्योंकि द्विघात समीकरण आ गई है, देखिए तो पावर 2 में आ गई, सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन है। द सॉल्यूशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी रिटन एज, जिसका जो सॉल्यूशन है वो इस रूप का होगा। तो a cos ओमेगा टी प्लस b sin ओमेगा टी, इस रूप में हम इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। और यहां से इसका सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं रिवर्स जाकर, यानी जो सॉल्यूशन था उसको डिफरेंशिएट करके, तुलना करके, अब वो एक्सप्रेशन इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। बच्चों ये एक अलग तरह का सवाल, पूछे जाने की संभावना कम है पर ये पूछा गया है, तो ये आपको आना चाहिए। पूरे पेपर में बिहार बोर्ड के कम से कम 3 से 4 प्रश्न ऐसे आएंगे जो आपको चक्करदार लग सकते हैं।
तो उनके लिए परेशान नहीं होना है, सब इसमें कवर हो जाएंगे, तो इसकी प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16, डिफाइन एसी जनरेटर, यानी ये जो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र कहते हैं इसको हिंदी में हम, ये है क्या, इसको परिभाषित करना है। ये एक उपकरण है जो यांत्रिक ऊर्जा को यानी मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है विद्युत ऊर्जा में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। प्रिंसिपल ये काम करता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर, जिसमें आपको सपोर्ट में लाइन और लिखनी है, व्हेन ए कॉइल रोटेट्स इन अ वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड एंड ईएमएफ गेट इंड्यूस्ड इन इट। इसके जो भाग हैं वो क्या है, आर्मेचर है, फील्ड मैग्नेट है, स्लिप रिंग्स है, कार्बन ब्रुशेस है, ब्रुशेस को बुश भी लिख सकते हैं हम, तो आप यहां से भी लिख सकते हैं, नोट से भी लिख सकते हैं प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के बारे में, और एनसीईआरटी पुस्तक से भी लिख सकते हैं। तो ये चित्र आ गया इसका। चित्र बनाने की विधि मैंने लेक्चर्स में डिस्कस की है, कैसे इससे आसान चित्र बनाया जा सकता है, वहां देख सकते हैं। फिर से आगे, डिफाइन ए ट्रांसफॉर्मर एंड ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, तो ये आप कर सकते हैं, ये हमने इसकी बात पहले कर ली थी। व्हाट इज द यूज ऑफ ए स्टार्टर, स्टार्टर का क्या प्रयोग है बच्चों, सिलेबस में मेंशन नहीं है, पर बिहार बोर्ड में हमेशा एक या दो सवाल ऐसे आते हैं आउट ऑफ द सिलेबस। तो वो वही सवाल है जो कुछ अध्यापक के दिमाग में है, पुराने सिलेबस के हिसाब से, बहुत पहले जो सिलेबस हुआ करता था, सालों पहले, 10 15 20 साल पहले, तो उसके हिसाब से वो जोड़ देते हैं, जिसमें एक वो भी है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक पेल्टियर इफेक्ट पर पूछ लेते हैं, सीबैक इफेक्ट पर पूछ लेते हैं, जो 2000 से भी पहले हट चुका है बच्चों सिलेबस से, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो एक दो क्वेश्चन है तो आपको पेपर में मिल जाएंगे, आप तैयार कर सकते हैं। स्टार्टर जो आपने देखा ट्यूबलाइट में, ये वही है, या दूसरा है, इसको आंसर से आप समझ सकते हैं, इसके आंसर से आपके समझ में आ जाएगा कि जो हैवी ड्यूटी मोटर्स होती है, भारी भरकम मोटर्स, जैसे आटा चक्की में चक्की के पाटों को घुमाने वाली मोटर, या कुएं पर पानी खींचने के लिए जो पंप लगाते हैं वो वाली मोटर, तो ये हैवी ड्यूटी मोटर, इनको बहुत ज्यादा करंट चाहिए होती है, तो इसमें हम मोटर स्टार्टर काम में लेते हैं बच्चों। मोटर स्टार्टर वो है, ये ट्यूबलाइट वाला स्टार्टर नहीं है। When a motor is just switched on, back EMF is zero, due to which large current may burn out the motor. तो प्रेरित विद्युत वाहक बल विपरीत धारा में, जो विपरीत दिशा में जो होता है, तो स्टार्टर क्या करता है, परिवर्ती प्रतिरोध होता है जो उच्च धारा प्रवाहित होने से रोकता है, फिर धीरे धीरे इसका प्रतिरोध शून्य हो जाएगा, शून्य हो जाएगा तो फिर धारा बढ़ेगी, और उस समय मोटर भी घूमने लगेगी अपनी फुल स्पीड पर, तो उसमें जो विपरीत दिशा में प्रेरित विद्युत वाहक बल की वजह से जो विपरीत धारा, बैक करंट वो आ रही थी, वो कंपेंसेट हो जाएगी और उससे कोई नुकसान नहीं होगा। डिफाइन चॉक कॉइल, ये भी ऐसा ही प्रश्न है, आउट ऑफ द बीट, यानी एग्जैक्ट सिलेबस में नहीं है। चॉक कॉइल अब बात कर रहे हैं उसी की, ट्यूबलाइट में जो चौकोर से डिब्बी होती है उसकी बात की जा रही है। चॉक कॉइल कुछ नहीं, एक प्रेरण कुंडली होती है। मेंशन एनी टू एप्लीकेशन ऑफ एडी करंट्स, वो आपको बता दें। एडी करंट्स इंडक्शन फर्नेस यानी प्रेरण भट्टे में काम आती है, और डेड बीट गैल्वेनोमीटर, रुद्ध दोल धारा मापी बनाने में हम एडी करंट्स यानी भंवर धाराओं का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर ये भाग समाप्त होता है, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट डे, नेक्स्ट चैप्टर। आज के लिए इतना काफी है। हैप्पी लर्निंग।